नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। जिला पंचायत अध्यक्ष के बाद अब ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर सूबे में सियासी सरगर्मी दिख रही है। आज पूरे यूपी में नामांकन होगा। सुबह 11 बजे से 3 बजे तक उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर सकेंगे और 9 जुलाई को नाम वापसी की तारीख है। 10 जुलाई को मतदान होगा और दोपहर बाद काउंटिंग भी शुरू हो जाएगी। 10 जुलाई को ही नतीजे भी आ जाएंगे। नामांकन से पहले सियासी दलों ने अपनी खास रणनीति बना ली है। तो बीजेपी सभी 825 ब्लॉक पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। कई जगह निर्दलीय जो है वो खेल बिगाड़ने को तैयार है। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में क्षेत्र पंचायत सदस्य यानी बीडीसी अपना ब्लॉक प्रमुख चुनने के लिए वोट डालेंगे। बुधवार को जगह जगह उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र खरीदे। कई जगहों पर विवाद की भी खबरें सामने आई। कुछ जगहों पर बीडीसी मेंबर के अपहरण के आरोप भी लगे हैं। आज ही सुबह एक खबर आई है कि गोलीबारी भी हुई है। प्रशासन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम का दावा कर रही है। तो अयोध्या की बात करें, प्रयागराज, गोरखपुर, मेरठ, गोंडा, गाजीपुर, बस्ती, उन्नाव, हर जगह अब एक बार फिर से ये 3 दिन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि ब्लॉक प्रमुख का चुनाव आपने देखा। जिला पंचायत की जब हम बात करते हैं, अध्यक्ष चुने गए। बीजेपी का दबदबा रहा 75 में से 67 और अब कोशिश भी यही होगी कि ब्लॉक प्रमुख पर भी अपनी छाप छोड़ी जाए। और इस पूरी एक्सरसाइज को देखिए, जो भी नतीजे आते हैं बहुत महत्वपूर्ण 2022 के लिहाज से माना जा रहा है कि भाई जमीन पर दरअसल क्या सोच रखती है, किस तरह की पकड़ है, ये बातें भी सामने आती हैं। तो 10 जुलाई को जो है नतीजे आ जाएंगे। बेहद ही महत्वपूर्ण दिन। 825 ब्लॉक पर बीजेपी अपने प्रत्याशी उतारेगी, ये भी जानकारी आ रही है। और हमारे साथ हमारे 4 सहयोगी जुड़ गए। उन्नाव से अनुज गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रतापगढ़ से रोहित सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गोरखपुर की बात करें रामगोपाल द्विवेदी और मेरठ से उमेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपसे शुरुआत करती हूं अनुज, उन्नाव की जो स्थिति है जरा वो बताइए हमें, वहां का गणित बताइए जरा, और किस तरह का माहौल है अभी ये भी। देखिए, अब से कुछ ही देर बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसको लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। यहाँ पर जो पार्टियों की तैयारी की बात करी जाए तो भाजपा ने 15 सीटों पर, 16 ब्लॉकों में 15 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हुए। वहीं समाजवादी पार्टी ने केवल 7 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया है। वहीं निर्दलीय कई ब्लॉकों से ताल ठोकते हुए और जो सत्ता से जुड़ी पार्टियां उनको सीधे टक्कर देते हुए दिखाई दे रही है। तस्वीरों में हम आपको दिखा सकते हैं कि सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद इंतजाम है। पुलिस यहाँ पर भारी संख्या में तैनात है और यहाँ पे जगह जगह पे बैरिकेडिंग की गई है। किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं है। जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको पुलिस चेकिंग के बाद ही अंदर आने दे रही है। और यहाँ पर जो सुरक्षा की दृष्टि से तैयारियां की गई है, पुलिस पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ अपने काम में लगी हुई है। खुद इंस्पेक्टर जो यहाँ पे अचलगंज है वो यहाँ पर मोर्चा संभाले हुए हैं और यहाँ पर लगातार निगाह बनाकर रखे हुए हैं। जी, तो ये तस्वीरें आपने देखी प्रतापगढ़ का। जब हम जिक्र करते हैं 17 विकास खंडों की बात करेंगे, जरा प्रतापगढ़ की स्थिति बताइएगा रोहित। जी जीनत, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे प्रतापगढ़ में 17 विकास खंड हैं और 1434 जो है बीडीसी हैं और 17 ब्लॉक प्रमुख को 1434 बीडीसी जो है चुनेंगे। अगर प्रतापगढ़ के समीकरण की बात करें तो यहाँ पे भाजपा 12 ब्लॉकों में अपने प्रत्याशी जो है उतारे हैं और 2 सीट जो है अपना दल अपने सहयोगी को दिया है और 3 सीट पर उसको प्रत्याशी नहीं मिल पाए हैं। अगर बात करें उस 3 सीटों की तो कुंडा, संग्रामगढ़ और बिहार, यहाँ पे भाजपा का कोई प्रत्याशी नहीं रहने वाला है। आज 11 बजे से जो है नामांकन शुरू हो चुका है और इस समय हम सदर ब्लॉक में मौजूद हैं। कहीं न कहीं भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो है नामांकन कराया जाएगा। हम अपने सहयोगी से चाहेंगे कि वो तस्वीरें दिखाएं जो है सदर विकास खंड की, किस तरीके से यहाँ पे जो है सुरक्षा कर्मी जो है चप्पे चप्पे पर जो है तैनात हैं। हालांकि अभी 11 बज रहे हैं और जस्ट जो है नामांकन शुरू हुआ है, तो उम्मीद ये जताई जा रही कि कुछ देर बाद ही जो है जो प्रत्याशी हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। अगर सियासी समीकरण की बात जीनत किया जाए तो प्रतापगढ़ में कई ऐसी सीटें हैं, कई ऐसे मंत्री हैं, कई ऐसे विधायक हैं जिनके परिजन, जिनके रिश्तेदार इस ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में ताल ठोक रहे हैं। अगर बात करें सूबे के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप उर्फ मोदी हैं, उनके पुत्र राजीव प्रताप उर्फ नंदन जो है चुनावी मैदान में है, तो कहीं ना कहीं ये भी चर्चा है कि कई सीटें जो है भाजपा वो जो है
भाजपा जो है बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और कहीं ना कहीं निर्विरोध होने के भी आशंका जो है वो जताई जा रही है। जीनत, बिल्कुल, क्योंकि कई जगहों पर रिश्तेदार भी हैं, तो देखिए सियासी दमखम और एक परसेप्शन की बात होती है। उमेश हमारे साथ मेरठ से जुड़े हुए हैं। उमेश, ये हमने जिला पंचायत अध्यक्ष की बात देखी और जिस तरह से बीजेपी ने बहुत बेहतरीन किया उस पूरे राज्य की जब हम बात करते हैं, एक मैसेज देने की कोशिश जब हो रही है। पश्चिमी यूपी की बात करें तो जरा मेरठ का गणित हमारे दर्शकों को बताइए। जी हाँ, देखिए जीनत जी, जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव के बाद अब सबकी निगाहें ब्लॉक प्रमुख चुनाव पद के लिए होंगी और आज से उसकी प्रक्रिया भी आरंभ हो रही है। 11 बजते ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 11 बजे से लेकर 3 बजे तक नामांकन की प्रक्रिया होगी। मेरठ की बात की जाए तो यहाँ पर कुल 12 ब्लॉक्स हैं। इन 12 ब्लॉक्स पर ब्लॉक प्रमुख पद के लिए जंग होगी, लड़ाई होगी और सबसे खास सीट जो बेहद अहम होने वाली है, जो बेहद हाई प्रोफाइल होने वाली है, वो सरधना ब्लॉक की होगी, क्योंकि यहाँ भाजपा विधायक की पत्नी मैदान में उतर चुकी हैं। आज वो नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगी, लिहाजा सरधना ब्लॉक का चुनाव बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं इस वक्त मेरठ ब्लॉक पर ही खड़ा हुआ हूं। यहाँ पर सारी सुरक्षा के बंदोबस्त कर लिए गए हैं। हमारे साथ वीडियो साहब मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। तेवतिया जी, ये बताइए क्या प्रिपरेशंस की गई हैं, कैसे तैयारी आप लोगों ने की है और मेरठ ब्लॉक की क्या हालात है? मेरठ ब्लॉक में हमने सारी तैयारियां कर ली हैं, जैसे कि कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा जाएगा। डेली बिल्डिंग को सैनिटाइज कराया जा रहा है। बिना मास्क के अंदर आने की अनुमति नहीं है और 2 गज की दूरी की जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको मेंटेन करना है और भीड़ भाड़ ना हो, इसके लिए पूरी हमने तैयारियां कर ली हैं। पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग है ही, जैसा आप देख रहे हैं पुलिस भी आ चुकी है। अब नामांकन होना शुरू हो जाएगा, उसके बाद समीक्षा होगी। कल नामांकन जिनको वापस लेने हैं अपने, वो वापस ले सकते हैं। फिर 10 तारीख को जो है इलेक्शन हो जाएगा और उसके साथ साथ जो है फिर वहाँ पे काउंटिंग भी हो जाएगी। तो प्रक्रिया के लिए हम पूर्ण रूप से तैयार हैं। ये 3 दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं, 8, 9 और 10। आज नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी, कल नाम वापसी की तारीख है और परसों मतदान और मतगणना दोनों हो जाएगी। जी जी जी, यही है और तैयारियां पूर्ण रूप से हमारी हो चुकी हैं। बस अब देखते हैं कि कितने लोग नामांकन करते हैं, उसी हिसाब से जो है और आगे तैयारियां की जाएंगी। यदि प्रत्याशी ज़्यादा होते हैं तो उस तरह से फिर तैयारियां की जाएंगी। यदि 1-2 ही प्रत्याशी रहते हैं फिर उस तरह से तैयारियां की जाएंगी। ब्लॉक से कितने नामांकन पत्र लिए जा चुके हैं? अभी हमारे यहाँ से एक प्रत्याशी ने 2 नामांकन पत्र लिए हैं। अब आज पता चलेगा कि कितने नामांकन पत्र और लिए जाएंगे, उसी के हिसाब से देखा जाएगा कितने दावेदार या उम्मीदवार जो हैं इस पद के लिए हो पाएंगे। जी ना, तो देखा आपने कि किस तरह से मात्र एक नामांकन पत्र यहाँ लिया गया है, तो अंदाजा लगाइए आप कि किस तरह से ब्लॉक प्रमुख पद के चुनाव को लेकर निर्विरोध की जो बात कही जाती है वो सामने आती है। नामांकन के बाद काफी तस्वीरें साफ भी हो जाती है, कितने नामांकन आते हैं, लोग वापसी नाम लेते हैं, तो उसके बाद भी काफी कुछ साफ हो जाता है। रामगोपाल हमारे साथ है। रामगोपाल, गोरखपुर और गोरखपुर से संदेश बहुत महत्वपूर्ण जाता है। 20 ब्लॉक है यहाँ पर, वहां की सरगर्मियां किस तरह की है, जरा बताइएगा। बिल्कुल, यहाँ पे भी राजनीतिक सरगर्मियां बिल्कुल जोरों पे है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 20 प्रत्याशी घोषित कर दिए यहाँ पे। हालांकि समाजवादी पार्टी ये लगातार आरोप पिछले 2 दिनों से लगा रही है कि उनके लोगों को पर्चा खरीदने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन आधिकारिक तौर पे किसी भी प्रत्याशी की कोई सूची अभी समाजवादी पार्टी ने जारी नहीं किया है। और यहाँ पे राजनीतिक घमासान जरूर जारी है। कुछ जगहों पे उरुवा ब्लॉक में, जहाँ पे वहाँ की मौजूदा विधायक की बहू चुनाव लड़ रही है, वहाँ पे आरोप लगाया जा रहा है कि कुछ लोग जो पर्चे खरीदे थे उसको फाड़ दिया गया। इसी तरीके से कौड़ीराम में भी जो पर्चे खरीदे गए वहाँ पे भी आरोप लगाया गया कि दबंगई शासन के द्वारा की जा रही है। तो राजनीतिक जो बात है, राजनीतिक घमासान है, वो एकदम चरम पे है। लेकिन आज 11 बजे से नामांकन शुरू हो जाएगा, 3 बजे तक किया जाएगा। अगर हम टेक्निकल रूप से देखें तो जो कल पर्चा नहीं खरीद पाए थे वो आज भी उनके पास आज एक समय और है कि आज भी वो पर्चा खरीद के अपना नामांकन कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें आगे कितने लोग आते हैं और कितने लोग मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे, ये 3 बजे के बाद ही कुछ क्लियर हो पाएगा। जी बिल्कुल, तो 3 बजे तक का इंतजार भी करेंगे। संदेश जो है यहाँ से भी क्लियर हो जाता है, नामांकन कितने आए, क्या निर्विरोध चुने जाते हैं, क्योंकि हमने क्षेत्र पंचायत अध्यक्षों का आपने देखा और उसके बाद अब ब्लॉक की बात करें, ब्लॉक प्रमुखों की बात करें, तो तस्वीर साफ हो जाएगी आज ही शाम तक काफी है। तो बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये चुनाव एक मैसेज
जो हैं वो जरूर देते हैं। परसेप्शन क्या बनता है ये साफ हो जाता है। तो ब्लॉक अध्यक्ष नामांकन से पहले कई जगहों पर पर्चा खरीदने को लेकर हंगामा हो गया। गोंडा में उग्र भीड़ ने ब्लॉक परिसर में पुलिस पर पथराव कर दिया। इनका आरोप था कि दूसरे उम्मीदवारों को पर्चा खरीदने से रोका जा रहा है। तो देखिए पत्थर किस तरह से बिखरे हुए हैं, पथराव हुआ है, यहां पर गोलीबारी तक की खबरें आई हैं सुबह से, अगर हम आपको बताएं, और अपहरण जैसी बातें भी सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। ये दोनों मामले गोरखपुर में सामने आए हैं। दोनों सैंपल्स गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज से दिल्ली भेजे गए थे, जिनमें डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि हुई है। हालांकि इनमें से बुजुर्ग के बीते 29 मई को मौत भी हो गई एक बुजुर्ग की, और महिला होम आइसोलेशन में रहने के बाद स्वस्थ हो चुकी है। दोनों के संपर्क में आने वाले 100 से ज्यादा लोगों की जांच कराई गई, जिनकी रिपोर्ट्स नेगेटिव आई हैं। यूपी के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने लोगों से लापरवाही न बरतने की अपील की है। हमारे प्रदेश में भी डेल्टा प्लस वेरिएंट के 2 मामले निकले हैं। ये पुराने मामले थे, इनकी जांच प्रयोगशाला से करवाई गई, और प्रयोगशाला से जांच के बाद जीनोम सीक्वेंसिंग करने के बाद ये जानकारी हुई कि 2 मामले यहाँ भी डेल्टा प्लस वेरिएंट के आए हैं। तो हमें सावधानी निरंतर बरतते रहने की आवश्यकता है। तो एक तरफ यूपी में डेल्टा प्लस वेरिएंट ने दस्तक दे दी है, वहीं लोग अभी भी लापरवाह बने हुए हैं। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर यात्रियों की बड़ी लापरवाही देखने को मिली, जहां लखनऊ से मुंबई जाने वाली ट्रेन में लोग नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आए। लोग बिना मास्क के बैठे थे। सोशल डिस्टेंसिंग तो सवाल ही नहीं उठता कि मेंटेन करें, और काफी सट कर बैठे हुए नजर आए। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को लेकर सरकार लोगों को काफी आगाह कर रही है, जबकि तस्वीर कुछ और है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखकर भले ही प्रशासनिक अधिकारी तैयारियों में लगे, मगर कानपुर में गुजर रही ट्रेनों में आप देख सकते हैं कि कैसे लोग बिना मास्क के सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। ये हाल कमोवेश हर ट्रेन में देखने को मिल सकता है, जहां ट्रेनों में किस तरह लोग सट के खड़े हैं, यानी कहीं ना कहीं नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिसे रोकने वाला कौन नहीं। क्योंकि इनमें से अगर एक भी कोरोनाग्रस्त हुआ तो पूरे भारत में ये कोरोना और तेजी से फैल सकता है, जिसको रोकने वाला यहाँ कोई नहीं। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। पर्यटन स्थलों पर छुट्टी मनाने पहुंच रहे लोगों की भीड़ जाते हुए कोरोना संक्रमण को फिर से दावत दे रही है। धर्मनगरी हरिद्वार में हर की पैड़ी और दूसरे गंगा घाटों पर कोविड नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। गंगा घाटों पर उमड़ी लोगों की भीड़ में कई लोग ना तो मास्क लगा रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। माहौल बढ़िया है जी, लेकिन वह बात से पहले से काफ़ी फर्क है। कोरोना टाइम में मास्क लगाना चाहिए, फिर भी पब्लिक है जो इस बात पर ध्यान नहीं दे रही, लेकिन दिक्कत है आने वाले टाइम की। लापरवाही है क्या, मास्क लगाना जरूरी है। मैंने भी रुमाल बांध रखा है क्या, और ये तो खतरा, इनको मोल लेना है क्या। सरकार कहाँ पीछे घूमेगी क्या, ये तो अपनी कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर धीमी पड़ने के बाद धर्मनगरी हरिद्वार के जो गंगा घाट हैं गुलजार नज़र आ रहे हैं। इस वक्त हम हर की पैड़ी पर मौजूद है, और यहाँ का जो नज़ारा है वो पिछले जो काफ़ी दिनों की तुलना में काफ़ी ये नज़ारा जुदा नज़र आ रहा है। लोगों की अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर नज़र आ रही है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि कोरोना की रफ्तार अभी धीमी पड़ी है, पूरी तरह से कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन लोगों में कहीं ना कहीं लापरवाही देखने के लिए मिल रही है। लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और उसके अलावा जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन नहीं किया जा रहा है, और अन्य कई इस तरह के गतिविधियां हैं जिनसे संक्रमण फैलने का खतरा होता है। ऐसे व्यवहार को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कल ही एक एडवाइजरी जारी की गई है, एक चेतावनी जारी की गई है, जिसमें लोगों को आगाह किया गया है कि जिस तरह से लोग कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने पर लोग तीर्थाटन के लिए निकल रहे हैं, घूमने के लिए निकल रहे हैं, और इस तरह से गंगा घाटों पर और तीर्थ स्थलों में बेतहाशा भीड़ उमड़ रही है, तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से खतरे की घंटी हो सकता है, और लोगों को अपने व्यवहार में थोड़ा सा परिवर्तन लाना होगा। क्योंकि अगर इसके अलावा केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ये भी चेतावनी दी गई है कि अगर लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं करते हैं, यानी कि कोरोना का जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का जो निर्देश हैं, और उसके अलावा मास्क लगाने के जो निर्देश हैं उनका पालन नहीं किया जाता है, तो ये जो छूट दी गई है, कोविड कर्फ्यू में ढील दी गई है, उसको वापस भी लिया जा सकता है। तो लोगों से हम ये अपील करते हैं कि लोग घूमने के लिए निकलें, तीर्थाटन के लिए निकलें, लेकिन कहीं ना कहीं जो कोरोना के अनुकूल जो माहौल है उसका भी पालन करें, ये सभी के हित में होगा। न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला, हरिद्वार।
ऋषिकेश के पर्यटक स्थलों पर एनसीआर और आसपास के स्टेट से बड़ी संख्या में टूरिस्ट पहुंच रहे हैं, जिससे लगातार कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो रहा है। अगर यही हालात रहे तो एक बार फिर से हालात खराब हो सकते हैं, एक बार फिर लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू हो सकती है। वैसे कल की बड़ी खबर ये रही कि हाईकोर्ट ने सरकार से कहा है कि आप एक बार फिर से विचार कीजिए वीकेंड लॉकडाउन पर, क्योंकि ये जो तस्वीरें आ रही हैं वो डराने वाली हैं। खबरें और रहेंगी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बढ़ाइएगा जोश जब ओलंपिक में उतरेंगे मैन इन ब्लू। आप भी पहनिए टीम इंडिया वाला टी शर्ट। जानिए देश इसे जीतने का क्लू। बस स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और क्विज में हिस्सा लें। जुड़े न्यूज़ 18 के साथ और रोज खेलिए क्विज को और जीतिए टीम इंडिया की टी शर्ट। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी देश में कोरोना प्रभावित इलाकों की यात्रा कर रही है। वैक्सीन को लेकर जागरूकता लाने में सहयोग देकर आप भी हमारी मदद कर सकते हैं। आपको दिखाते हैं आज संजीवनी गाड़ी किन इलाकों का दौरा कर रही है।